सर आपका? जी सर, मेरा नाम इरशाद अली है। मैं नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी माथाड़ी कामगार अध्यक्ष हूँ और माजी अध्यक्ष माइनॉरिटी हूँ। क्या आप कब से वर्क कर रहे हैं कांग्रेस में, कब से है, या सोशल वर्क जो आपका चल रहा है वो कितने सालों से कर रहे हैं? जी सर, मुझे सोशल वर्क, सामाजिक और धार्मिक काम करते करते आज 20 साल हो गए। 2012 में मैं पहली बार यहाँ शांति नगर से चुनाव लड़ा अपक्ष। उसके बाद में 2017 में कांग्रेस की सीट से यहाँ से चुनाव लड़ा, कुछ मतों से मैं हारा। और अभी आने वाले वक्त में मेरी फिर से तैयारी है कि महानगर पालिका में लड़ूँ और हमारे लोग चाहते हैं कि इस बार कोई भी हालत में इरशाद भाई चुनकर आए। हमने सुना है कि आप बीच बीच में प्रोग्राम लेते हैं, लोगों की मदद करते हैं, कैंप भी लेते हैं, तो अब तक क्या क्या कैंप लिया आपने, क्या क्या लोगों की मदद? जी हाँ, हमारे यहाँ हेल्थ कैंप होते हैं जिसमें अनेक समस्याओं का निवारण होता है, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर और जितनी भी बीमारियाँ उनका टेस्ट वगैरह होता है। और टेस्ट होने के बाद अगर कोई बीमारी अगर मेजर निकल गई है तो उसको हम कहीं ना कहीं से उसकी मदद करते हैं कि उनका इलाज हो जाए। उसके बाद हम लोग एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटल स्कीम लाते हैं और शिविर लेते हैं, जिसमें कि हम कास्ट सर्टिफिकेट, संजय गांधी निराधार बुजुर्गों के लिए, रहवासी दाखला प्रमाण पत्र, उत्पन्न प्रमाण पत्र, आयुष्मान योजना, आधार कार्ड, अनेक कई किस्म के हमने यहाँ पे शिविर लिए हैं। और आज कम से कम 10 से 15 साल से ऐसे शिविर यहाँ से कंटिन्यू चालू है। और आज भी हमारा शिविर चालू है आँखों की फ्री जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन का। हमारे हॉस्पिटल है माधव नेत्रालय के मार्फत वो शिविर आज भी चालू है। और अभी कम से कम 200 लोगों ने अभी तक जांच करवा चुके हैं, जिसमें से 70 से 80 लोगों को मोतियाबिंद निकल चुका है। इरशाद भाई, काली रातें जिसे कहा जाता था, लॉकडाउन का जो पीरियड था, उस पीरियड में काफ़ी दिक्कतें आई, लोगों को परेशानी हुई, कई लोगों की जान चले गई, और अपने अपनी तौर पर समाज सेवकों ने और पार्टियों ने आकर सामने मदद किया। उस वक्त क्या माहौल था, कैसे लग रहा था उस वक्त, कितनी परेशानियों को देखते हुए क्या आप कहना चाहेंगे? सर, कोरोना काल जो आया, जिसको काल ही कहते हैं, जो काल ही था आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए तो वो काल ही था, मिडिल क्लास लोगों के लिए वो काल ही बना रहा। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलना, लोगों के घरों में अनाज नहीं, परेशान हाल थे लोग, घरों में मातम मचा हुआ था लोगों का उस पीरियड में। लॉकडाउन के थ्रू हर जगह पे बैरिकेड लगाए हुए थे, पुलिस बाहर निकलने नहीं दे रही थी। उस पीरियड में हम लोगों ने यहाँ पे शांति नगर में रोज़ कम से कम 500 किलो हम लोगों ने और हमारे साथियों ने मिलकर 500 किलो रोज़ हमने यहाँ पे चावल बनाए। किसी दिन खिचड़ी बनाते थे, किसी दिन आलू भात बनाते थे, किसी दिन बघारे चावल पुलाव बनाते थे। ऐसे 500 किलो रोज़ बना के पूरे क्षेत्रों में हम पैकेट बना के घर घर बांटते थे। इस पूरे सर्कल में कभी आप भावुक हुए, ऐसा मोड़ आया जहाँ जिसकी परेशानियों को देखकर आपके आंखों में आंसू हो जाए, या आप इमोशनल हो गए? जी सर, ऐसे कई बार ऐसे भावुक बना आया, ऐसा मोड़, इमोशनल मोड़ आया है कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने के बाद लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए। डॉक्टर बोलते पैसे लगेंगे और उनके पास पैसे नहीं, तो हम लोगों ने उन्हें घर में लाके क्वारंटाइन करे और क्वारंटाइन करने के बाद उनको ऑक्सीजन किट वगैरह, ऑक्सीजन लगाए। सर, कोरोना काल में हम 22 सिलेंडर हम लोग खुद चलाते थे, 22 किट और 22 सिलेंडर। और कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे साथ जो हमें मदद करते थे, जैसे डॉक्टर याकूब वगैरह, डॉक्टर मेहताब वगैरह, और भी डॉक्टर हमारे अशरा के डॉक्टर है, हमें लोगों मदद करते थे कि भाई जहाँ पर परेशानी है, जहाँ पर पैसे नहीं है और उनको बहुत परेशानी है, कई जगह कई बार तो ऐसा टाइम आया कि हमारे खुद के आंखों से आंसू निकल गए कि परिवार बोलते पैसे नहीं है, क्या करेंगे, मौत के अलावा कुछ नहीं। उस पीरियड में हम लोग ऐसे भावुक हुए तो हम खुद दौड़े कि भाई
उनको सिलेंडर लगाया जाए, उनको सिलेंडर अवेलेबल कराए, खुद अपने हाथ से और खुद सुविधा दिए, खुद डॉक्टर लोग आके चेक करके दवाएं देते थे। इतना खतरनाक मोड़ था कि ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं कि वो मोड़ कभी ज़िंदगी में ना आए। इशरत भाई, कुछ लोग ये कहते हैं कि कोरोना काल में जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया सबसे ज़्यादा उन्हीं को हार्ट अटैक आ रहा है, क्या कहते हैं? सर वो तो कई डॉक्टर कुछ बोलते हैं, कुछ प्रमाण उसी का है। ये डॉक्टरों से भी मेरी कई बार डिस्कशन हुई इस मैटर में कि सर कोरोना काल में जो वैक्सीन लगी है, पहला डोज, दूसरा डोज और तीसरा डोज भी लगा है, कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या? तो कुछ डॉक्टरों ने दबे सुर में हाँ थोड़ा बहुत तो कुछ ऐसा उन्होंने कंफर्मेशन दिया है। इशरत भाई, अभी रमज़ान का पवित्र महीना आ रहा है, मुबारक महीना आ रहा है जी। इसमें आप, जैसे आपने हमें थोड़ी देर पहले बताया कि आप किट बांटने वाले हैं, जी जी, राशन किट बांटने वाले हैं, जी तो जी किस तरीके से उस प्रोग्राम को आप अरेंज करने वाले हैं जी, और जो कहाँ बांटने वाले हैं? जी, जैसे हमारे पास कैसे खुद ही कॉल आती है कि सर हम लोग परेशान हैं, तो हम कोई दिखावा नहीं करते सर। राज भाई, हम दिखा के किसी को कुछ नहीं देते। अगर हमारे पास कॉल आया है, हमको पता चला कि भाई ये क्षेत्र में, ये घर में, ये परिवारों में ऐसी ऐसी तकलीफ है, तो हम खुद ही पर्सनल किट बना के उनको बन मुट्ठी में रातों रात उनके यहाँ ले जाके दे देते। अगर किसी ने कॉल किया भी कि भाई हमें इस चीज़ की मदद है और हमें अनाज की ज़रूरत है या हमें कुछ पैसे पानी की ज़रूरत है, तो हम उनको बोलते हैं आपका नंबर दे दो, आप तक खुद ही वो सब चीज़ पहुँच जाएंगी। कोई दिखावा नहीं, क्योंकि इतने बड़े कोरोना काल में भी हमने 26,000 किट सिर्फ ये क्षेत्र में और आजू बाजू के क्षेत्रों में बांटे। हमने रोज़ 500 किलो का रोज़ चावल बनाते थे हम लोग, लेकिन कभी हमारा कोई फ़ोटो नहीं और किसी को बांटते हुए हमने कभी फ़ोटो नहीं ली। रमज़ान शरीफ के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे 663 लोगों को मेवे की किट दी, प्लस हाथ में 500 रुपये नकदी दिए ताकि दूध, शक्कर और थोड़ा सा कुछ सामान एडजस्ट हो जाए। तो किट के साथ हमने 500 रुपये भी दिए, लेकिन उसकी भी हम लोग फ़ोटोआ नहीं लेते। जो एक हाथ से तो एक हाथ से बंद कर दो, बस यही हमारा एक कि खिदमत खल्क और खैर खल्क हो जाए। और आज भी हम, आज 12 साल से मैं ये ऑफ़िस चालू है मेरा। ये ऑफ़िस में अनेक धर्मों के, अनेक जात प्रजात के लोग आते हैं और यहाँ से अपना काम करके जाते हैं। यहाँ कोई जात पात का कोई मसला ही नहीं है। सभी को मालूम है कि यहाँ ऑफ़िस चालू है इरशाद अली का। अगर हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम चलो इरशाद भाई चलो। सर एड्रेस भी बता दीजिए। हाँ, एड्रेस है शांति नगर, जुलेखा कॉलेज के बाजू में। कई मसले ऐसे होते हैं कि हॉस्पिटल्स के आते हैं, रात बेरात कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई पुलिस स्टेशन के फ़ोन आते हैं। मैं वैसे शांतता कमेटी में पुलिस स्टेशन में भी हूँ, तो वहाँ से भी एक सवाल जी, एक सवाल, मैंने आपको कई बार मेवा, वहाँ पे क्या तकलीफ होती है? सर ऐसा होता है कि कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ मारपीट हो जाती है या कहीं कोई हादसा हो जाता है, तो उस वक्त में हमको फ़ोन आता है। क्यों कि फ़ोन इसलिए आते हैं कि अगर उनका ट्रीटमेंट अगर सही हो तो हमको फ़ोन ही ना करें। जब उनका ट्रीटमेंट सही नहीं होता है, जब भी हमको वो फ़ोन करते हैं, तो हम लोग जब जाते हैं तो हमको भी समझ में आता है कि वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो हमको वहाँ पे परिचय देना पड़ता है अपना कि भैया फलाना फलाना, मैं ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ और ये इनको ट्रीटमेंट करो। तो वहाँ पे ऐसी अलगर्जी है, जब तक आप बोलोगे नहीं पेशेंट पड़े हैं, स्टूडेंट लोग आके देखते हैं, सीनियर रहते नहीं। सर इसमें से अंदाज़ा लगाया ये जा सकता है कि जब आप जैसे इतने काबिल नेताओं के, दबंग लोगों के साथ में ये हाल है, बिल्कुल, तो जनता बिल्कुल, का, आम जनता का क्या हो? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अगर हम लोगों के बोलने पर भी ये चीज़ नहीं होती है, वो डॉक्टर्स वहाँ नहीं सुनते। एक्चुअली वहाँ पे कैसा प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर अधिकतर रहते हैं, सीनियर डॉक्टर्स रहते ही नहीं, और स्टूडेंट्स लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अभी क्या होना चाहिए वहाँ मेवा हॉस्पिटल में या मेडिकल में, क्या सुविधाएं? मेवा और मेडिकल में रात में जो ओपीडी चलती है, तो वहाँ पे सीनियर लोगों का बैठना बहुत ज़रूरी है, और सीनियर वहाँ रहते नहीं हैं। स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स वहाँ पे वर्क करते हैं, वो जब तक कि उनको सीनियर्स को रिपोर्ट नहीं भेजेंगे मोबाइलों पे, व्हाट्सएप पर, जब तक वो लोग आगे कार्रवाई नहीं करते, इलाज नहीं करते। उस वजह में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की जान चले जाती है। हम लोग भी खुद रिक्वेस्ट कर करके थक जाते हैं मेवा मेडिकलों में कि सर उन्हें देखिए, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उनकी सांस जा रही है, उनकी सांस रुक रही है, लेकिन वो बोलते हैं कि हमने सर को भेजा रिपोर्ट आने की, सर को भेजे रिपोर्ट। जब हमारे जैसे लोगों के ऊपर इस तरीके के मसले होते हैं तो आम जनता तो बहुत परेशान है। विजय सर, 8 या 10 ही दिन बचे हैं रमज़ान से शुरू होने के लिए, क्या एक अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे आप अपने शांति नगर की पब्लिक को या मुस्लिम समाज को, जिनके रोज़े शुरू होने वाले हैं?
क्या आप जी कैसे- मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो TNN 24 न्यूज़ याज भाई और हमारे रोशन भाई यहाँ तक पहुँचे, उनका आपका तहे दिल से शुक्रिया जो मेरी बात रखने को मिली। आज तक मैंने अपनी बात रखा ही नहीं कोई चैनल पर, लेकिन आपने मुझे समझा और यहाँ पर आके मुझे जो बोलने का मौका मिला उसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को और पूरे दुनिया के लोगों को आने वाले आमद रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले रमज़ान में लोग इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ों में अल्लाह सबको परेशानियों से बचाए, मुसीबतों से बचवाए, अल्लाह बला से बचाए और हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर भाईचारा और एकता की मिसाल कायम रहे।